है गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले जब अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है कक्षा 10वीं का विज्ञान का, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा के एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिले सकता है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जरूर रख लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो आप लोगों को हमेशा आगे भी मिलने वाला है। तो आप लोगों को बहुत कुछ मिलना है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले जो कि आपका एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन उसी चैप्टर से उठाए गए हैं जिन चैप्टर से आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाना है, क्योंकि सारे चैप्टर से अर्धवार्षिक परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज की इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों को देखने वाले हैं कक्षा 10 का विज्ञान के लिए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को जरूर जरूर अंत तक जरूर देखना, तभी आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो पाएगा। और सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग को रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे, आपका दिमाग में फिट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना। जितने भी वीडियो दिए जाएंगे आपका अर्धवार्षिक परीक्षा से रिलेटेड, बस उतना देख करके चले जाना, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो और भी वीडियो आप लोगों को अपलोड हो चुका है और भी वीडियो आप लोग का अपलोड होगा, तो आप लोग वीडियो को सारा का सारा वॉच करो और आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और आपका एग्जाम दो, काफ़ी ज़्यादा बेहतर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न को। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपका मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे रेत पर से रगड़ कर साफ क्यों किया जाता है। तो आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रेत पत्र से रगड़ कर उसको क्या किया साफ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल से क्या ऐसा कर देता है, कोई बिलियन क्या था लाल था। ठीक है, उसको कैसा कर दिया, लाल से नीला कर दिया। ठीक है, कैसा कर दिया, नीला कर दिया। तो वो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा, तो इसका पीएच मान बोल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 7 होगा। तो सबसे पहला तो ये समझो कि लाल से नीला कौन करता है। कोई जो बिलियन है और लाल लिटमस को नीला कब करता है। ठीक है, तो जब वो क्षार हो, और क्षार का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन में देखो आप, ये तो चार यहाँ पे दिया हुआ है, तो अम्ल है। ठीक है, क्योंकि इसका पीएच मान क्या है, 7 से कम है। ठीक है, उसके बाद 5 दिया गया, अभी क्या है 7 से कम है, और एक ऐसा हो जाएगा अम्ल हो जाएगा। उसके बाद आपका 10 जो आपका 7 से ज़्यादा है, क्या ऐसा क्षार पदार्थ है। ठीक, क्षारीय पदार्थ है जो कि क्या कर देगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका मनुष्य में मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है। जो उत्सर्जन अंग होता है उसमें मुख्य उत्सर्जन अंग पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास हृदय, फेफड़ा, वृक्क या फिर यकृत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किडनी, वृक्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका प्रकाश के अपवर्तन की घटना में, कैसा, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में यदि माध्यम 1 क्या है, माध्यम 1 का अपवर्तनांक कितना है, n1 है। ठीक है, और माध्यम 2 का अपवर्तनांक कितना है, n2 है। क्या है, n2 है। ठीक है, और n1 का माध्यम बड़ा है किससे, n2 से। तो प्रकाश की किरण क्या होगा, तो प्रकाश की किरण क्या हो जाएगा आपका सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, क्योंकि n1 क्या है, यहाँ समझो आप, n1 क्या है, n2 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, n2 से क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, है ना, और अभिलंब से दूर हटेगी। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो इसका मतलब क्या है कि अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, तो चूंकि ये n1 बड़ा था n2 से, इसी कारण क्या हुआ है, सघन से विरल में जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है आप लोग को पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कूलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को मैं ट्रिक से बता देता हूँ। मान लो कोई विद्युत है, वो आवेश में जा रहा है, कैसा, आवेश में जा रहा है। तो क्या है, गुस्से में आवेश में जा रहा है, तो उसको क्या करेंगे, हम लोग कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो कूलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपका पौधों में पत्तियों द्वारा बने भोजन का वहन, यानी कि परिवहन किसके द्वारा होता है। तो भोजन का आह्वान बोल रहा है। ठीक है, भोजन का आह्वान बोल रहा है, भोजन का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम, यानी कि
फ्लोएम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल का बोलते हैं यहीं पे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, जाइलम हो जाता है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा, क्योंकि भोजन का परिवहन बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलते हैं आपका, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुतली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपका विभोजन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिटिव रिएक्शन का एक उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि जो पदार्थ है टूटकर एक से ज़्यादा मात्रा में बिखर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो ऑप्शन डी में वैसा दिख रहा है। ठीक है, यानी कि जो इसमें क्या था, CO2 था। ठीक है, तो C अलग हो गया, O2 अलग हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिकम्पोजिट रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि विभोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका मानव शरीर में अनैच्छिक क्रिया, यानी कि अनैच्छिक क्रिया जो कि अपने आप होती है, जिसको कि हमें करने की जरूरत नहीं है, अपने इच्छा से करती है। जैसे रक्तदाब, जिससे कि रक्तदाब को आप नियंत्रित नहीं कर सकते। लार खाना, इसको भी आप लोग नियंत्रित नहीं कर सकते। किसके द्वारा नियंत्रित होता है, जो अनैच्छिक क्रिया होती है किसके द्वारा जो है नियंत्रित होती है। तो ऑप्शन सबके पास प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क में मेडुला या फिर मेरुरज्जु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्च मस्तिष्क में मेडुला। ठीक है, तो इसका जो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या करती है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। आखिर हम नियंत्रित नहीं करते, जैसे रक्तदाब हो गया, लार का आना हो गया। ठीक है, तो इसको कोई तो नियंत्रित करता होगा ना, वही क्या है, पक्ष मस्तिष्क में मेडुला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है यदि किसी चालक तार में 1 मिनट में कितना 12 कूलाम आवेश प्रवाहित होती है, तो तार में विद्युत धारा का मान क्या होगा। ठीक है, तो काफ़ी आसान प्रश्न है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो बोला क्या है हमारा 1 मिनट में 12 कूलम। तो सबसे पहले हम 1 मिनट को क्या करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। तो 1 मिनट आपका बराबर कितना हो जाएगा, 60 सेकंड होता है, आप लोगों को तो पता होगा, है ना, 60 सेकंड होता है। तो क्या करेंगे, आगे बोलता है 12 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। तो क्या बोला हम, विद्युत धारा बोला, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है आपका, I बराबर आपका होता है Q/T होता है, Q/T होता है ना। Q जहाँ क्या है, क्या आवेश है, आवेश कितना आपके पास 12 है, आवेश कितना आपके पास 12 है। ठीक है, बटा में टी, यानी कि समय कितना आपके पास 60 सेकंड है। इसको क्या करो, काट दो। ठीक है, तो 12 को 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, 12 25 60 हो जाएगा। तो क्या बचेगा पास, 1/5 बचेगा, 1/5 बचेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं। तो 0.2 और आई का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। तो लास्ट में हम लोग ए लगा देते हैं। ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हो 0.2 एम्पियर दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर अब हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, जिसके लिए 2 अंक मिलेंगे आपको। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऐसे बनाया गया जो कि आप लोग पढ़ोगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा, है ना, काफ़ी आसान भाषा में लिखा हुआ है। और अगर आप लिख के रखे आते हो एग्जाम में, तो पूरा का पूरा फुल मार्क्स आपको मिलने वाला है इसके बदले, है ना। और एक वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बन दिया है। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और आपको दे दिया गया डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लेना, क्योंकि सारा का सारा अपडेट जैक बोर्ड से रिलेटेड वहीं पे देते हैं। तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न बोलता है जैव प्रक्रम का अर्थ क्या है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVIP प्रश्न बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। वे सभी मूलभूत क्रिया क्या है, वे सभी मूलभूत क्रिया जो किसी जीव को जीवित रखने और शरीर में टूट फूट को रोकने के लिए आवश्यक होती है, जैसे जैव प्रक्रम कहलाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन आदि। तो जब आप लोगों का बायोलॉजी स्टार्ट हुआ होगा, यानी कि जैव प्रक्रम चैप्टर जब स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले यही चीज़ को बताया गया होगा, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं आपका आसवन जल, यानी कि शुद्ध जल। आसवन जल को क्या बोलते हैं हम लोग, शुद्ध जल बोलते हैं। ठीक है, शुद्ध जल। ठीक है, शुद्ध जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता, जबकि वर्षा जल करता है। सबसे पहले तो आप लोग ये समझो विद्युत का चालक करता कौन है। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, एक होता है आपका अम्ल होता है। ठीक है, अम्ल होता है, एक होता है क्षार होता है आपका, और दोनों के बीच में एक और चीज़ होता है जो कि उदासीन होता है, जिसका कि pH मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, जिसका pH मान कितना होता है, 7 होता है। इसका क्या होता है, 7 से कम होता है ना। इसका pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है। इसका pH मान कितना होता है, 7 से ज़्यादा होता है ना। तो
आपका इसमें क्या होता है H+ आयन होता है, जिसके कारण क्या करता है अम्ल जो है विद्युत का चालन करता है। और उदासीन में क्या होता है कोई आयन नहीं होता है, क्या होता है उदासीन होता है, ना इसमें प्लस आयन होता है ना इसमें माइनस आयन होता है, जिसके कारण क्या करता है विद्युत का चालन नहीं करता। जो कि शुद्ध जल जो है उसका pH मान कितना होता है पूरे 7 होता है, जिसके कारण क्या होता है उदासीन होता है ना, और एक विद्युत का चालन नहीं करता है, ठीक है। और जो है जबकि वर्षा जल जो है उसमें अम्ल वगैरह मिला हुआ होता है ना, जिसके कारण इसमें H+ आयन वगैरह आ जाता है, जिसके कारण ये क्या करता है ये विद्युत का चालन करने लगता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है काफ़ी आसान भाषाओं में। तो आसमान जल यानी कि शुद्ध जल क्या होता है शुद्ध होता है, और इसमें कोई आयन नहीं होता, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वो आयन नहीं होता है क्योंकि यह उदासीन होता है, इसलिए वह विद्युत का चालन नहीं करता, ठीक है। इसलिए वो क्या करता है विद्युत का चालन नहीं करता। इसके विपरीत वर्षा जल में वायुमंडल की, क्योंकि जो है वर्षा जल जो ऊपर से आ रहा है ऊपर तो CO2 वगैरह गर्म गैस तो वगैरह होता ही है ना, और अन्य गैसें घुली रहती है जो अम्लीय बना देते हैं किसको वर्षा जल को, और आयन उत्पन्न करती है, और यही आयन क्या करती है वर्षा जल विद्युत चालन करने लगता है इसी आयन के कारण, ठीक है। तो काफ़ी आसान भाषा में लिखा हुआ है, आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर को देखने वाला, जिसके लिए 3 मार्क्स आप लोगों को मिलने वाला। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपका प्रकाश का अपवर्तन क्या है। क्या बोला आपका प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जब जो है प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाता है तो इसको क्या बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। कैसे इस चीज़ को आंसर को लिखेंगे हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। आगे बोलता है आपका इसके 2 नियमों को लिखिए। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम भी है ना। दूसरा कि स्नेल का नियम भी आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन आखिर में होता क्या है, ठीक है। तो छोटे से बच्चे अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से क्या हो जाती है विचलित हो जाती है। प्रकाश की दिशा में होने वाले इस परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग मानो वायुमंडल से आप लोगों ने क्या मारा टॉर्च मारा, ठीक है। टॉर्च जिसमें प्रकाश होता है ना, टॉर्च मारा। ये क्या किया बर्फ़ में आप लोगों ने टॉर्च मारा, ठीक है। तो क्या होगा बर्फ़ में जब वो जाएगा तो सीधे नहीं जाएगा, है ना, सीधे नहीं जाएगा। एक माध्यम हो गया आपका वायुमंडल, दूसरा माध्यम क्या होगा हमारा बर्फ़ हो गया, ठीक है। जब आप लोग सीधे मारोगे तो इसमें सीधे नहीं जाएगा, इसमें क्या होगा थोड़ा सा मुड़ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मुड़ जाता है, ठीक है। जो वह मुड़ता है ना इसी को क्या बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है, ठीक है। तो आगे बोलता है आपका अपवर्तन के नियम। तो 2 नियम होते हैं आपका आपतित किरण, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को समझो, ठीक है। ये क्या होगा कोई सतह हो गया, ठीक है। ये हम लोगों ने प्रकाश मारा, ठीक है। आपका क्या होता है थोड़ा सा मुड़ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला एक तो अभिलंब भी बनता है, एक यहाँ पे अभिलंब भी बनता है। यहाँ पे इसी चीज़ को लिखा गया आपतित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ। यह क्या होगा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ हो गया, ठीक है। पृष्ठ के आपतन बिंदु इसको क्या बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। पर खींचा गया अभिलंब, यहाँ पे हम लोग अभिलंब भी खींच देते हैं। क्या होता है तीनों क्या एक ही तल में है। आप लोग ध्यान से देखो ये तीनों क्या एक ही तल में है ना, एक ही जगह पे है, एक ही जगह पे आप लोग इस चीज़ को देख पा रहे होंगे। उसके बाद बोलता है आपका नियम नंबर 2 रूल नंबर 2 किसका प्रकाश का अपवर्तन के। यह आपका स्नेल का नियम है, नियम नंबर 2। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जया यानी कि साइन थीटा, ठीक है। इसको साइन आई यहाँ पे बोला गया। जैसे अपवर्तन कोण की जाया जैसे साइन आर यहाँ पे बोला गया का अनुपात स्थिर होता है। इससे क्या कहा जाता है ऐसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे साइन आई बटा में साइन आर बराबर क्या हो जाएगा स्थिरांक हो जाएगा। आपका क्या है स्थिरांक है ये वाला, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें आपका 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। एक विद्यार्थी को अपने आँख का चश्मा बदलकर -3.0 डायोप्टर, डी का मतलब यहाँ क्या है डायोप्टर है, क्षमता करना पड़ा है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। यह किस प्रकाश का दृष्टि दोष है, ठीक है, किस प्रकार का दृष्टि दोष है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पूछा गया है अब इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें आपका बोलता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर चश्मे की क्षमता P यानी कि क्या है ऋणात्मक है। क्या है यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या दिया गया ऋणात्मक माइनस में दिया गया है, ठीक है, माइनस में दिया गया है। तो इसका कारण क्या है ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक का मतलब यहाँ पे अवतल लेंस होता है, ठीक है, अवतल लेंस की होती है, ठीक है। और अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया था, यानी कि माइनस है जिसका कारण क्या है ऋणात्मक है, ठीक है। और ये
माइनस के कारण, ऋणात्मक के कारण इसका क्या होगा, अवतल लेंस की होगी, ठीक है, अवतल लेंस की होती है माइनस में, ठीक है। और अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब साफ हो गया कि क्या है, विद्यार्थी को निकट दृष्टि दोष हुआ है, ठीक है। इसको क्या बोला, क्वेश्चन नंबर बी बोला था आपका, इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाएगा, तो इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा सिंपल आंसर है ना। नेक्स्ट हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी 5 नंबर का एक प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो इसमें आपका बोलता है आपका क्वेश्चन नंबर 15, जैव प्रक्रम के तहत मानव में पोषण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। जैव प्रक्रम के कारण जो होता है ना, जो ऐसे आप लोग श्वसन करते हो, ग्रहण करते हो, उत्सर्जन करते हो, पाचन करते हो, इसी चीज़ को क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, मानव में पोषण की प्रक्रिया एक जटिल और बहुचरणीय प्रक्रिया है जो पाचन तंत्र द्वारा पूरी होती है। पाचन के मुख्य चरण यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले आपका अंत ग्रहण आ जाता है। इंगेशन, भोजन को मुंह के माध्यम से शरीर के अंदर लेना, क्या हो जाता है आपका, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंत ग्रहण बोलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पाचन करते हैं। पाचन में यहाँ पे 3 पॉइंट दिया गया है। मुंह ठीक है, सबसे पहले आपका आता है मुंह, उसके बाद अमाशय, उसके बाद छोटी आंत, ये आपका क्या है, पाचन का चरण है। सबसे पहले आपका मुंह में आता है। लार में मौजूद एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में तोड़ना शुरू कर देता है। जब का लार में होता है ना एंजाइम, उसी को क्या करता है, वो क्या करता है, एंजाइम माल्टोज को क्या करता है, माल्टोज में तोड़ना शुरू कर देता है, ठीक है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ना शुरू कर देता है। उसके बाद आपका आमाशय है, भोजन अम्लीय माध्यम में होता है। आमाशय में क्या होता है, भोजन जो है अम्लीय माध्यम में होता है, जहाँ पेप्सिन प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। माध्यम को अम्लीय बनाता है, क्या करता है, जो कि क्या करता है, माध्यम को अम्लीय बनाता है और जीवाणुओं को मारता है। क्या करता है, पेट में जो जीवाणु होता है आपका पाचन के समय, आमाशय में, उसको क्या करता है, मार देता है वो क्या, एंजाइम, ठीक है। उसके बाद आपका छोटी आंत में जाता है आपका भोजन, ठीक है। यह पाचन का मुख्य स्थल है छोटी आंत, ठीक है। यकृत से यहाँ पीत रस वसा को क्या करता है, पायसीकृत करता है, ठीक है। अग्नाशय से ट्रिप्सिन प्रोटीन और लाइपेज वसा का पुण्य पाचन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पुण्य पाचन यही होता है। उसके बाद आपका आ जाता है अवशोषण में यहाँ पर बोलता है आपका छोटी आंत की अंदरूनी सतह पर मौजूद रसाकुर पचे हुए भोजन के पोषक तत्वों जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल को अवशोषित करके रक्त में मिला देते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे आप लोग कोई प्रोटीन वाला प्रोडक्ट खाते हो तो उसका क्या, उससे हम लोग को प्रोटीन मिलता है, तो हम लोग को छोटी आंत से यहाँ पे अवशोषण होता है। उसके बाद आपका स्वांगीकरण, अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचाना और ऊर्जा प्राप्त करने या नए पदार्थ बनाने के लिए उनका उपयोग करना, ठीक है। कहीं भी आप लोगों का कटा छिटा है तो उसको क्या करता है, भरने का काम यही से होता है, स्वांगीकरण से। उसके बाद आपका आता है बहिष्करण, जिसको उत्सर्जन भी बोला जाता है। अपचा यानी कि जो पदार्थ नहीं पचा, भोजन बड़ी आंत में आता है, ठीक है। इसके कारण वो क्या होता है, जो भोजन नहीं पच पाया वो क्या होता है, बड़ी आंत में आता है, जहाँ जल का अवशोषण होता है। जहाँ क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। शेष अपशिष्ट को मलाशय में संग्रहित कर गुदा के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। इस चीज़ को आप लोग समझ पा रहे होगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे चित्र को बना दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वीडियो आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो आप लोग को इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो, तो के लिए बाय बाय।